हेलो स्टूडेंट्स, आ गया चैप्टर 5 जुडिशरी। पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था। जुडिशरी यानी जुडिशियल फंक्शंस, मतलब कोर्ट से रिलेटेड है। कोर्ट में होता क्या है सबको पता है। 2 लोग जिनके बीच में डिस्प्यूट होता है, वो जब आपस में सोल्यूशन नहीं निकलता है तो वो कोर्ट के पास जाते हैं और कोर्ट ये डिसाइड करती है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहला सवाल ये आता है कि अगर हम एक्सप्लेनेशन या इसकी डेफिनेशन समझना चाहें तो क्या समझेंगे, व्हाट इज जुडिशरी। तो सिंपल सी बात है, जस्टिस फॉर ऑल या सिस्टम ऑफ जस्टिस फॉर ऑल, सबके लिए न्याय की व्यवस्था को ही जुडिशरी बोलते हैं। और इसका जो मेन काम है वो है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। और भी कुछ काम हो सकते हैं, मैं आपको सब धीरे धीरे बताते चलता हूँ। सबसे पहले ये आप समझ लीजिए कि क्या जस्टिस सबके लिए अवेलेबल है, क्या सबको मिलता है सच में। जैसे कि मैंने भी डिफिनेशन में बताया, जुडिशरी मीन जस्टिस टू ऑल। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या सच में जस्टिस सबको मिलता है? जी हाँ। कोई भी इंडियन सिटीज़न है, अगर उसको लगता है तो उसे किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, अपने पड़ोसी से, रिलेटिव से, किसी भी इंडिविजुअल से, ग्रुप से, कंपनी से, गवर्नमेंट से, किसी भी चीज़ से अगर उसको प्रॉब्लम है और उसको न्याय नहीं मिल रहा है तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, चाहे वो कोई भी आदमी हो, किसी भी स्टेटस का। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। इसका मतलब जस्टिस फॉर ऑल, सबके लिए न्याय की व्यवस्था है। मैंने आपको पहला एक काम बताया, जुडिशरी के रोल क्या होते हैं, ये जो कोर्ट्स होते हैं इनके रोल क्या होते हैं, कोर्ट करती क्या है। पहला तो मैंने आपको बताया था डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। यानी 2 लोगों के बीच में डिस्प्यूट है या कई लोगों के बीच में डिस्प्यूट है और आपस में फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो वो कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट पहले को कानून की किताब देखता है कि क्या क्या इसके प्रावधान है, फिर लोगों से पूछता है, गवाही लेता है, डॉक्यूमेंट्स देखता है और उन्हीं के बेसिस पे अपना फैसला सुनाता है। अगर कोई ऐसा है जो कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो क्या कर सकता है, उससे अपर कोर्ट में जा सकता है। यानी कि अगर लोअर कोर्ट में केस किया हुआ है, डिसीजन से डिससेटिस्फाइड है, तो वो क्या करेगा, हाई कोर्ट में जाएगा, उस लोअर कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में अपील करेगा और वहाँ फिर से केस देखा जाएगा और फिर से उसका डिसीजन आएगा। ये हो गया कोर्ट का दूसरा रोल। पहला तो था डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और दूसरा था जुडिशियल रिव्यू, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया। हाई कोर्ट क्या करेगी, लोअर कोर्ट के फैसले को रिव्यू करेगी। लोअर कोर्ट के फैसले को रिव्यू करेगी, उसको देखेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोअर कोर्ट से कोई चूक हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, ये लोग हमारे पास आए हैं तो क्यों आए हैं, क्या उस पॉइंट को लोअर कोर्ट ने इग्नोर किया है, नोटिस नहीं किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें देखेगी। तो ये भी एक फंक्शन है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बाद अपर कोर्ट लोअर कोर्ट के जस्टिस को वॉच कर सकती है, लेकिन लोअर कोर्ट अपर कोर्ट के जस्टिस को नहीं छेड़छाड़ कर सकती। हाई कोर्ट में लोअर कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन किसी लोअर कोर्ट में हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसी तरह अगर हाई कोर्ट से भी आप डिससेटिस्फाइड है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के चैलेंज को हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता।
अगर इसमें भी आपका मन नहीं भरता है तो फिर आपके पास एक ऑप्शन बनता है, आप प्रेसिडेंट के पास चले जाइए। हालांकि प्रेसिडेंट के पास सब लोग नहीं जाते, कुछ खास केसेस है, जैसे किसी को डेथ पेनल्टी मिली है, फांसी की या मौत की सज़ा मिली हुई है, तो उस केसेस में, ऐसे कुछ केसेस में आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट माफ़ कर देता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो जो ऑर्डर है वो स्टेबल रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा। नेक्स्ट आता है अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। upholding the law and enforcing fundamental rights। राइटिंग मेरी ज़रूर ख़राब है लेकिन आवाज़ बहुत अच्छी है, तो अगर आप यहाँ पढ़ नहीं पा रहे हैं तो सुन के तो समझ लेते ही होंगे। अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, इसका मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़ा, स्टार्टिंग में पढ़ा कि आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। कई बार कोर्ट में कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जहाँ पे लॉ कहता है कुछ और हकीकत कुछ और होती है, तो ऐसे में कोर्ट लॉ को इस बनिस्बत अवॉइड कर सकता है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स डिस्टर्ब ना हो, या ये आप कह लीजिए कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बरकरार रखने के लिए कोर्ट लॉ के प्रावधानों के दाएं बाएं भी फैसले सुना सकता है। या अगर लॉ कुछ नहीं कहता है, लॉ में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि इसका फैसला क्या कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई कानून उस बारे में नहीं बना हुआ है, तो ये जज अपने विवेक से कुछ फैसले ले लेता है कि लोगों का फंडामेंटल राइट्स उनको मिलता रहे। ये तो हो गए जुडिशरी के 3 खास रोल। इसके अलावा भी और कई सारे कुछ ऐसे काम होते हैं जो घुमा फिरा के इनके बीच में ही आ जाते हैं, तो उनको अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, या अगर है भी तो आपके सिलेबस में नहीं है। आप जब आगे के क्लासेस में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। जुडिशरी को कंट्रोल कौन करता है? क्या सोचा है आपने? कौन चलाता होगा? जाहिर सी बात है, कोर्ट चलाती है, कोर्ट के जजेस फैसला सुनाते हैं। तो इन जजों को ऑर्डर कौन देता है कि क्या फैसला सुनाना है, क्या नहीं सुनाना है, या ये किसी से पूछते हैं या सजेशन लेते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। जुडिशरी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होती है। गवर्नमेंट या पार्लियामेंट जज को अपॉइंट तो कर सकती है, लेकिन जज को काम नहीं बता सकती कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, आप इस केस में ये फैसला दे दीजिए, ये वाला मत दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इंसान कोर्ट के डिसीज़न को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, या जिससे केस लड़ा जा रहा है, जिसका केस लड़ा जा रहा है वो कितना भी पावरफुल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोर्ट जो डिसीज़न लेगी वो इंडिपेंडेंट लेगी, और ये ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोर्ट पावरफुल लोग या बड़े पैसे वालों को लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर काम करने लगेगी तो फिर जस्टिस कहाँ मिल पाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। कई बार आप लोगों को कुछ केसेस सुनने में आते होंगे न्यूज़पेपर में या टीवी में, आपने सुना होगा कि कुछ शायद आपके दिमाग में आता होगा कि कुछ गलत हो गया शायद कोर्ट से। तो होता है, कभी कभी हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान है, जहाँ जब तक इंसानियत में रहेंगे ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सब गड़बड़ जाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कोई भी प्रॉब्लम, आप कोर्ट जाइए, आपको न्याय मिलेगा। शायद थोड़ा देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। दूसरी चीज़, कोर्ट या लॉ के सेक्शन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है कोर्ट का? तो कोर्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, अभी अभी मैंने बताया था, आपको मिटाने की ज़रूरत नहीं है। पहला तो होता है लोअर कोर्ट, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। और अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं होते हैं तो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट होता है उससे जुड़े होते हैं। दूसरा होता है हाई कोर्ट, ये तकरीबन हर स्टेट में होता है, यानी आप इसको स्टेट कोर्ट्स भी बोल सकते हैं।
अगर किसी स्टेट में कोर्ट नहीं है तो उस स्टेट को बताया जाता है कि आप कौन से स्टेट के हाई कोर्ट को अपना हाई कोर्ट मान सकते हैं। ठीक है, और थर्ड और लास्ट वन है यस सुप्रीम कोर्ट। ये एक ही होता है पूरे देश में, दिल्ली में है। सुप्रीम इसलिए इसको बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये कोर्ट कोई डिसीज़न लेती है तो इसके डिसीज़न को यहाँ चैलेंज किया जा सकता है, अब इसके डिसीज़न को यहाँ चैलेंज किया जा सकता है, इसके डिसीज़न को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, रिव्यू करने के लिए बोला जा सकता है, रिव्यू ऑफ डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया है तो आप सुप्रीम कोर्ट को ही बोल सकते हैं कि एक बार आप अपना डिसीजन रिव्यू कर लीजिए। रिव्यू के लिए पिटीशन डाल सकते हैं लेकिन चैलेंज नहीं कर सकते। एक अभी मैंने बताया कि जस्टिस फॉर ऑल, आज तो ठीक है जस्टिस फॉर ऑल सबके लिए है, लेकिन क्या हमेशा से ये था क्या? जी नहीं। एक टाइम ऐसा था कि जुडिशरी इतनी महंगी थी कि सबके बस की बात नहीं थी कि वो कोर्ट को एक्सेस कर सके, न्याय को एक्सेस कर सके, उसको न्याय मिल जाए, उसके लिए वो कोर्ट जा सके। सबके पास इतना पैसा नहीं होता था, जिसके पास होता था वही जा सकता था। दूसरी एक बात और भी थी कि एक आदमी का केस दूसरा आदमी हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता था, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती थी या नहीं भी कर सकता था कई केसेस में। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। PIL आपने नाम नहीं सुना होगा, आज सुन लीजिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL नाम सुना होगा लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बहुत कम लोगों ने सुना होगा। अब आप पढ़ रहे तो इसके बारे में समझ लीजिए PIL होता क्या है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि अगर गवर्नमेंट, खास करके गवर्नमेंट से या किसी दूसरी कम्युनिटी से, किसी को एक कम्युनिटी को या ग्रुप ऑफ सिटीज़न को कोई प्रॉब्लम है तो ग्रुप तो जाएगा नहीं, कोई वो बोलेगा, ग्रुप का एक मेंबर बोलेगा मैं जाऊंगा कि तुम जाओगे, क्या हो जाओ, कुछ इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो जब PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये नया कानून पास हुआ तो इसमें सिटीजन्स को राइट दिया गया कि कोई भी आदमी जनहित में यानी कि लोगों के हित में एक पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकता है। और ये बहुत महंगा भी नहीं है, मेरा ख्याल है 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे ये केस फाइल हो सकता है पब्लिक के इंटरेस्ट में। पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक के इंटरेस्ट में, जिसमें पब्लिक का कुछ फ़ायदा नुकसान दिख रहा हो उसी में। यह चैप्टर भी छोटा था, कंप्लीट हो चुका है। SPL के तीनों चैप्टर कंप्लीट हो गए। ज्योग्राफी अभी हिस्ट्री पहले ही कंप्लीट हो चुका है। आपका हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। वैसे कुछ बच्चे मुझे कॉल करते हैं, नहीं समझ में आता है तो ऑलवेज यू कैन कॉल मी फॉर एनीथिंग। हाँ, डिटेल मैंने हमेशा बताया है कि जितने वीडियो आपके पास जा रही है कंप्लीट नॉलेज नहीं है। इनको देख के आप ये मत समझ जाइएगा बस इतना सही है, अरे इतना है लेकिन मेरे तो समझ में नहीं आया। बिल्कुल घबराने की, डरने की या डिससेटिस्फाइड होने की ज़रूरत नहीं है। शायद अगस्त एंड तक स्कूल ओपन हो जाएगा, जिसकी जो भी क्वेरीज है डायरेक्ट क्लास में पूछ सकेगा और आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। ये वीडियोस और ये जो आपको स्टडी मटेरियल्स या एक्सरसाइजेस भेजे जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए है ताकि आप कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहें, आपका टाइम वेस्ट ना हो। और अगर आप कुछ पढ़े रहेंगे तो टाइम पे एग्ज़ाम में भी आपके काम में आएगा। डोंट वरी, एग्ज़ाम की अभी तक कोई डेट नहीं आई है, अभी तो यूनिट टेस्ट 1 की ही नहीं आई है। या हो सकता है जब तक आप के पास ये वीडियो पहुँचे तब तक आप यूनिट टेस्ट 1 का सिलेबस और प्लस एग्ज़ाम डेट आपको मिल चुका हो या एग्ज़ाम हो भी चुका हो, लेकिन हाफ ईयरली की डेट तो नहीं आई होगी, ये डेफिनेटली। और मैं जानता हूँ, मुझे लगता है ऐसा
कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने से पहले स्कूल ओपन हो जाएंगे। तो डोंट वरी, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप कॉलिंग मी फॉर एनीथिंग। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस फ्यूचर।